नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4, 5वां, 6वां और 7वां इस वीडियो में इन चारों प्रश्नों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो मैंने इसका ये तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, दूसरा और तीसरा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सभी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है कि HCF 306 657, मतलब दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है, तो आपको इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले HCF 306 और 657 का 9, तो आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का HCF 9 LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले LCM गुणित HCF बराबर क्या होता है, A इंटू B, मतलब LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम इधर से हमारे पास LCM ज्ञात करना है, तो HCF का क्या कर देंगे, पक्षांतर, और A और B मतलब दोनों संख्याओं का मान रख देंगे। तो इधर क्या बचेगा, देखिए LCM, किसका LCM 306 और 657 का, A इंटू B मतलब 306 गुणित 657, और बटे में क्या आ गया HCF। अब HCF की जगह HCF का देखिए मान रख दिया 9 से 306 कितनी बार कट जाएगा, 34 बार, और 34 का 657 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22,338। ये हो जाएगा आपका LCM आंसर। आया समझ में, मतलब ये चार चीज़ें दोनों संख्याएं होती हैं, ये LCM और HCF। अगर इनमें से किन्हीं तीन के मान आपको दिए जाते हैं तो इनमें मान रख के जिसका मान नहीं दिया उसका क्या कर देते हैं, पक्षांतर, और कैलकुलेट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आया आपकी समझ में, सभी अच्छे से समझ लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर जो अगला प्रश्न है आपका, इसका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो देखिए 5वें में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब आपको पता करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 की घात n का मान जो भी आए उसके लास्ट में 0 हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए थ्योरिकल है, तो सभी अच्छे से समझेंगे। देखिए हमें 6 की घात n को क्या मान लिया, a, तो a बराबर 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणित 3, 6 की घात n मतलब 2 गुणित 3 की घात n, मतलब a बराबर 2 की घात n गुणित 3 की घात n। अब देखो मतलब 6 के गुणनखंड में कितनी बार भी 6 आएगा उसके गुणनखंड 2 और 3 के रूप में ही प्राप्त होंगे। अब क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि कोई भी अंक यदि अंत में 0 है तो वह 2 से और 5 से विभाज्य होती है। अगर जैसे हम लिखें 30, 40, 50, कुछ भी जिसके अंत में क्या है 0 है, तो ये संख्या एक तो 2 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो यदि n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाज्य होगी, लेकिन 6 की घात n के गुणनखंड में केवल क्या है 2 गुणित 3, मतलब केवल 2 और 3 ही है, इसमें 5 नहीं आता है। इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं होगी, और 5 से विभाज्य नहीं है मतलब उसके अंत में 0 नहीं है, अतः अंत में 0 नहीं आएगा, ठीक है। थ्योरिकल है क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 2 और 3 हैं, इसलिए इसके अंत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 होना आवश्यक है यदि अंत में 0 है, ठीक है। आया सबकी समझ में। अब
छठवां प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि व्याख्या करना है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब बताना है कि ये भाज्य क्यों, भाज्य मतलब जिनमें स्वयं और एक के अलावा भी किसी और से विभाजित हो। तो देखिए, जैसे ये संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, तो इसमें कितने पद हैं, देखिए 2 पद हैं, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है, 13, तो 13 को क्या निकाल लिया, कॉमन। तो पहले पद में क्या बचा, 7 गुणित 11, दूसरे पद में कुछ नहीं बचा तो धन 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 11 77 धन 1, तो 77 और 1 कितने हो गए, 78। हम जानते हैं कि 78 की इकाई में 8 है, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और यदि भाज्य होती है तो उसके सारे गुणज, मतलब यदि हम उस भाज्य संख्या में कुछ का भी गुणा करेंगे तो भाज्य ही मिलता है, ठीक है। इसलिए भाज्य संख्या में 13 का गुणा है, तो इसलिए लिख दिया यहाँ 78 एक भाज्य संख्या है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणज भी भाज्य होता है। गुणज मतलब उसमें किसी भी संख्या का गुणा करना। अतः 13 गुणित 78 मतलब ये जो लिखा था 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 भाज्य है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी 2 पद हैं। पहला पद ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा पद ये है। इसमें हम 5 कॉमन लेके अंदर जो ब्रैकेट में बचा तो 6 7 42 गुणित 4 3 12 दूनी 24 धन 1, और इन सब का गुणा करते हैं तो ये देखिए 5 है मतलब 5 का पहाड़ा है, 5 के बाद कोई चिन्ह नहीं है तो गुणित का चिन्ह है। तो 5 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो सब भाज्य होती हैं। तो क्या लिखा, इसलिए 5 का गुणज भाज्य होता है। चूँकि 5 का गुणज भाज्य, ये गुणा ही है 5 का, तो ये 5 का गुणज कहलाया, और गुणज सारे भाज्य होते हैं, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, ये 2 प्रश्न आए समझ में। तो चलिए सभी लोग चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हो वो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें और बेल आइकन को सभी या ऑल पर सेट कर दें। अगला आखिरी प्रश्न है 7वां प्रश्न कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी को चक्कर में लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब वो यदि एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हो, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय पश्चात वो दोनों फिर से उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो जब भी ऐसे सवाल आएँ कि घंटियाँ बजती हैं तो कब एक साथ बजेंगे, कब एक साथ कदम पड़ेंगे, तो आपको जितनी संख्याएं दी हैं उनका केवल LCM लघुत्तम समावर्तक निकाल देना है। तो देखिए कैसे जमाएंगे कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। फिर मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय 12। तो 18 और 12 का क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM निकालना आप पहले सीख ही चुके हो। पहले हम दोनों के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए, फिर क्या लिख लें इन्हें घातांकों के रूप में। तो 2 गुणित 3 की घात 2, और ये हुआ 2 की घात 2 गुणित 3। अब हमें LCM निकालना है। LCM में बताइए क्या लिखते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। इसमें 2 ही गुणनखंड है, 2 और 3, तो इनकी अधिकतम घात क्या होंगे, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, तो 4 नाम 36। तो 18 और 12 का लघुत्तम कितना आया, 36। इसलिए सोनिया व रवि कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 4, 5वां, 6वां और 7वां एक्सप्लेन किया है। प्रश्नावली 1.2 का आसान सवाल हैं, परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए सभी अच्छे से तैयार कर लेंगे। विशेषकर प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 और 7वां प्रश्न,
ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, परीक्षाओं में आते हैं। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।